गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्रैश कोर्स के डे 13 का मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। उसके प्रश्नों को समझेंगे। जिस प्रश्न को हम लोग देखेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप भी बहुत ही बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करिएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। जब भी आपसे सबसे छोटी संख्या पूछे और भाग का कंडीशन हो तो हम लोग तीनों नंबर का LCM निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों नंबर का LCM निकालेंगे। चलिए देखते हैं LCM। 16, 20, 24। तो 2 से अगर भाग लगाएं तो 2 अठे 16, 2 दहाई का 20, 2 बारह 24। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे का 10, 2 छके 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी का 4, 5 नहीं लगेगा, 2 तिहाई का 6। इस प्रकार हम लोग का इसका फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक पूर्ण वर्ग वर्ड लगा हुआ है। अगर इस पूर्ण वर्ग को हम हटा दे तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सबसे छोटी संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। अगर ये पूर्ण वर्ग हटा देते हैं तो जब ये क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर होगा इसका LCM ही, यानी को हम अगर गुना कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। मतलब हमको एक ऐसा अननोन नंबर फाइंड करना है जिस नंबर में अगर हम 16 से डिवाइड करें तो भी भाग लग जाए, 20 से डिवाइड करे तो भी भाग लग जाए, 24 से डिवाइड करे तो भी भाग लग जाए। साथ ही साथ इस पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ ये जो हमारा अननोन नंबर है इसको अभी हम लोग फाइंड करेंगे, उसका वर्गमूल भी निकलना चाहिए। पूर्ण वर्ग का ये तात्पर्य हुआ। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग देखते होइएगा, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग 25 का वर्गमूल निकालते हैं, इसको तोड़ते हैं तो 5 गुने 5 होता है। अगर 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसको तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64। ये इसका फैक्टर होता है। तो जब भी जो पूर्ण वर्ग होता है ना उसका फैक्टर जोड़ा के फॉर्म में होता है, पेयर होता है। यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 का पेयर है, यहाँ भी पेयर है ना। तो अगर हम इस प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ 2 का पेयर लग रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर लग रहा है, लेकिन 5 और 3 मेरा अकेला बच जा रहा है। पूर्ण वर्ग लाने के लिए इसको भी हमको जोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी 1 5 और 1 3 को हम अपने मन से यहाँ पर लाएंगे और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा होगा पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 तीनों से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 10 दहाई का 100, 3 तिहाई का 9, दूनी के 18, दूनी के 36, यानी 3600 आंसर आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, fx 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा हो तो निम्न में कौन सही होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन के जरिए क्वेश्चन को ढूंढेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सारे ऑप्शन में यूज किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस प्रश्न का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को पहले ही निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। ठीक है, यहाँ अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं इसका फार्मूला माइनस b/a होता है। माइनस b का मतलब बीच वाला यानी 6 और a का मतलब शुरू वाला यानी 2। अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो 3 आ जाएगा और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो c/a फार्मूला होता है।
सी के जगह पर यहाँ पर -6 और ए के जगह पर फिर 2 है। तो यहाँ भी अगर हम इसको काट दें तो 3 बार में कट जाएगा, -3 ये भी आ जाएगा। अब हम ऑप्शन पर डालकर इस दोनों वैल्यू को देखेंगे कि कौन सा समीकरण संतुष्ट होता है। चलते हैं पहले ऑप्शन पर। पहले ऑप्शन नंबर ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा। चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाला है -3, अल्फा इंटू बीटा निकाला है -3। एकदम बिल्कुल सही है ये, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम करते क्या है कि चूंकि ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो गया, तब आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आध ऑप्शन और देख के हम आपको दिखाते हैं। अब सोचिए, जब ये दोनों बराबर हो गया तो अल्फा प्लस बीटा बड़ा तो नहीं हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, छोटा भी नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग -3 निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -3 निकाले हैं। -3 -6 होता है, जबकि ये कह रहा है कि 0 होगा, यानी गलत है ये, यानी ऑप्शन नंबर डी भी पॉसिबल नहीं है, यानी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 इक्वेशन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा इसको। एक इक्वेशन जो पहला है x + 2y = 5, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 3x + 12y = 10। अब यहाँ पर हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो 2 इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्यूशन अगर इसका हम निकालें तो जो सॉल्यूशन आएगा वो एक सॉल्यूशन आएगा पहला ऑप्शन के हिसाब से, या सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, या तीसरा ऑप्शन है एक से अधिक आएगा, और डी नंबर ऑप्शन है अनंत, मतलब अनगिनत। क्या आएगा? कुछ नहीं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। a1 का मतलब पहले इक्वेशन का पहला चर का गुणांक, b1 का मतलब पहले इक्वेशन के दूसरे चर का गुणांक, और c1 का मतलब पहले इक्वेशन का अचर पद। और फिर है a2 यानी दूसरे इक्वेशन के पहले चर का गुणांक यानी x का गुणांक, b2 का मतलब दूसरे इक्वेशन के y का गुणांक, और c2 का मतलब अचर पद। चलिए, तो अब इसको बनाते हैं। तो a1/a2 करेंगे तो इसका गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1। यहाँ पर अगर इसकी गुणांक की बात करेंगे तो 3, इसके गुणांक की बात करेंगे तो 2, इसके गुणांक की बात करेंगे तो बाई में 12। और इसको ध्यान रखिएगा, इसको जब भी हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ये जरूर देख लेंगे कि बराबर के एक ही तरफ दोनों में रहना चाहिए। अगर ये बराबर के राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ही दोनों में हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ही रहना चाहिए, यानी 5/12। अब देखिए, इसको अगर इससे हम काट दे तो 6 बार में कटेगा, इसको इससे काट दे तो 2 बार में कटेगा। 1/3 और यहाँ पर 1/6, यानी 1/3 और यहाँ पर 1/6, ये दोनों बराबर नहीं है। जब तुलना हम लोग करते हैं और पहले वाला बराबर नहीं होता है तो यहाँ इस तरह के समीकरण का केवल एक हल होता है, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन में एक हल मिला है, हो सकता है एग्जाम में अद्वितीय हल लिख देगा, तो अद्वितीय हल लिख देगा तो भी हम इसको इसी तरीके से समझेंगे, यानी इसका आंसर हो गया ए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यदि 0.3x - 0.37 = 0.37x - 0.3 हो तो x का मान ज्ञात करें। चलिए, इसके x के मान ज्ञात करते हैं हम लोग। इक्वेशन है हमारा 0.3x - 0.37 = 0.37x - 0.3। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम सारे x वाले को नहीं कहते हैं, बिरादर वाले को, एक जात वाले को एक तरफ कर लेते हैं। 0.3x ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 0.37x, ये इधर बराबर की इधर है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 0.37 और पहले से इधर बैठा हुआ है 0.3। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, दोनों एक ही जात का है तो 0.3 है और ये 0.37, मतलब ये बड़ा वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करना होगा। 0.37 में से हम लोग 0.3 को माइनस करते हैं, 7 ये 0 ये 0,
0.07। हम लोग बड़ा वाला जो है यहाँ पर माइनस में है तो आंसर भी हमारा माइनस में होगा, x है तो x लगा देंगे, इसको ही माइनस करेंगे, सेम घटाव है 0.07 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0.07 बाई 0.07, ये माइनस लेकर आएगा अपना, इससे ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -1। चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि क्या है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर 1 -1 है, यानी यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ी ही आसान सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दे। तो 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 64 का घनमूल, 64 का घनमूल 4 होता है। अब कह रहा दोनों को भाग दे दीजिए आप। तो 4 से जब हम 8 में भाग देंगे तो 2 आंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है x टू दी पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तब n की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी हमको बताना है। n का वैल्यू एक धनात्मक पूर्णांक होगा कि ऋणात्मक पूर्णांक होगा कि विषम पूर्णांक होगा कि सम पूर्णांक होगा। देखिए तो गुणक का मतलब होता है अगर हम इसको 0 के बराबर करें तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये -1 को इसमें डालने पर ये पूरा 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये x प्लस 1 इसका गुणक हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो -1 को अगर हम यहाँ डालते हैं तो -1 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब हम n का वैल्यू सोच के देखिए कि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रही है, मतलब 1 2 3 4 ये अगर हो जाएगा, तो यानी 1 2 3 4 में अगर हम कुछ भी डालें तो देखना होगा कि ये इसका गुणक होता है कि नहीं। अगर हम 1 डालते हैं यहाँ पावर में तो -1 का पावर अगर हम 1 डालें तो 1 डालेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 1 डालेंगे तो -1 का पावर 1 तो कुछ नहीं, अब +1 यानी कट गया, 0 आ गया ना, मतलब 1 के जो है यहाँ पर n का वैल्यू पॉसिबल है। अब 2 डाल के देखते हैं, -1 का पावर अगर हम 2 डालें +1, तो -1 का पावर अगर हम 2 डालेंगे तो पावर में अगर सम संख्या होता है तो माइनस रहे या प्लस रहे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर सम संख्या रहेगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो ये धनात्मक पूर्णांक का ही 2 प्रकार है, विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक। अगर हम विषम पूर्णांक की बात करें तो विषम पूर्णांक 1 3 5 7 अगर हम डालेंगे तो x + 1 इसका गुणक हो जाएगा, जैसे अभी हमने 1 डालकर आपको दिखाया। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम सम संख्या 2 4 6 8 डालते हैं तो ये जो है इसका गुणक नहीं हो पाता, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही होगा। ऋणात्मक होगा ही नहीं, क्योंकि -1 का पावर, फिर अगर हम ऋणात्मक की बात करें तो -2 डालते हैं, तो -2 अगर डालेंगे तो देखिए ध्यान से, तो -1 ये माइनस अगर पावर रहे तो ये वैल्यू बटा में चला जाता है, तो पावर यहाँ 2 हो जाएगा +1। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पावर 1/1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, +1 यानी 1 1 1 2 हो गया। तो माइनस वाले वैल्यू में भी क्या होगा, कभी जो है सेटिस्फाइड करेगा, कभी नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक को भी हम लोग आंसर नहीं बोल सकते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालिए। चलिए तो बाद की बात है, पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो √3 tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि √3 को √3 से गुना करते हैं 3 होता है, 3 को हम लोग दिए √3 गुने √3, और sin थीटा है तो sin थीटा रहने देते हैं। ध्यान से देखिए, बराबर के इस पार भी sin थीटा है, बराबर के उस पार भी sin थीटा है, कट जाएगा। एक √3 इधर भी है, एक √3 इधर भी है, कट गया है। इधर बच गया है 1/cos थीटा और इधर बच गया है √3। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इस cos थीटा को अगर हम इधर लाएं तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, और इस √3 को इधर लाएं तो 1/√3 हो जाएगा। cos थीटा बराबर 1/√3 आ चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है।
आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से, 1 माइनस एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक और कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस 2 कॉस थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी 1 माइनस 2/3, अगर 3 एलसीएम हो जाए तो 3 माइनस 2 यानी 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में खोजते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल गया है, हम लोगों ने खोज लिया है इसको, तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में साइन x डिग्री इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो कह रहा है तब अल्फा बराबर, यानी अल्फा बराबर हम लोग को निकालना है। देखिए एक चीज ध्यान समझिएगा, कोण जो है उसको हम लोग 2 यूनिट होता है, कोण को मापने का 2 यूनिट होता है, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री। ठीक है, तो इस दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। यानी अगर हम यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाले तो पाई बटा 180 होता है। इस बात को अगर हम समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ध्यान समझेंगे, कोण को मापने का 2 यूनिट होता है, पहला रेडियन और दूसरा डिग्री, और इस दोनों के बीच का रिलेशन होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 1 डिग्री की अगर हम वैल्यू निकाले तो 180 इधर जाके बटा में चला जाएगा, यानी पाई बटा 180 हो जाएगा, यानी 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप, तो क्वेश्चन में जो है साइन x डिग्री और साइन अल्फा की बात करें तो ये डिग्री में है और ये इसके ऊपर डिग्री नहीं लगा, मतलब ये रेडियन के फॉर्म में, ठीक ना। तो जब तक दोनों तरफ यूनिट सेम नहीं होगा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूनिट को सेम करेंगे। तो साइन x डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में चेंज करें तो अभी मैंने तुरंत आपको बताया है 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो x डिग्री बराबर x गुने पाई बटा 180 हो जाएगा, और इधर पहले से है साइन अल्फा। अब आप दोनों तरफ साइन है हटा सकते हैं, यानी इधर बचेगा x इंटू पाई बाई 180 डिग्री बराबर अल्फा। हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, अल्फा बराबर x इंटू पाई बाई 180 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। सॉरी 180 डिग्री नहीं, सिर्फ 180, पाई गुने x गुने पाई बटा 180 ही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 180 बटा पाई, पाई बटा 270, 270 बटा पाई, पाई बटा 180। भारी ब्लंडर, यहाँ ऑप्शन हमको मिला ही नहीं। घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं मिला तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सब सही रहेगा। ध्यान से देखिए, ये जो आंसर हो गया यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नहीं है तो हम OMR पर नहीं रंगेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक बात आप लोग आज सीख लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो उस क्वेश्चन को ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी रंग दे, उसको रंगेंगे ही नहीं। अगर नहीं रंगेंगे तो 100% उसका नंबर आपको मिल जाएगा। अगर अपने मन से आप कुछ भी रंग दीजिएगा तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल रेखा x बराबर -2 एंड y बराबर 3 का कटान बिंदु। ये दोनों बिंदु को हम लोग मिक्स कर देंगे। ये दोनों बिंदु को मिक्स करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब नियामक बनाते हैं तो हमेशा x नियामक पहले लिखते हैं, y नियामक बाद में लिखते हैं। तो x नियामक यानी -2 पहले और y नियामक बाद में यानी 3 बाद में, यानी -2, 3 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है एक समीकरण दे रखा है 5x - 3y + 10 = 0। इस समीकरण का लाइन अगर हम ग्राफ पर ढूंढेंगे तो वो लाइन और अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा हमारा, ये ग्राफ होगा, ये लाइन पास किया होगा जिसका समीकरण हमको दिया गया है 5x - 3y + 10 = 0,
और ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, यानी ये जो त्रिभुज है हमारा, इसी का निर्देशांक हमको निकालना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन बनाने के लिए बड़ी ही आसान सा एक फंडा है, उस फंडे के जरिए हम इसको बना लेते हैं। बाकी अगर प्रोसेस से जाएंगे तो काफ़ी लंबा होगा। करेंगे क्या हम लोग, ये जो अचर पद होता है ना, इसको जो है हम लोग दाहिने साइड ले जाते हैं, यानी 5x - 3y = -10 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये अचर पद है इससे सारे में डिवाइड कर देंगे। ध्यान समझिएगा, 5x by -10, 3y by -10, -10 by -10। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा हम लोग प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तो ये माइनस को हम 3 के पास पहुँचा देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। देखिए ध्यान से, प्लस माइनस माइनस फिर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको काट कूट लेते हैं, अगर कटने वाला है तो ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ये 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर x/2 आ गया, यहाँ पर y/10/3 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके गुणांक को हटाना चाहें, y को अकेले लिखना चाह रहे हैं, तो ये ऊपर है, जब इसको नीचे लाएंगे तो ये 10 के बाई में चला जाएगा, यानी 10/3 हो जाएगा, =1। जो x के नीचे होता है वो x की वैल्यू होता है, और जो y के नीचे होता है वो y की वैल्यू होता है। ठीक है, और ध्यान से समझेंगे इसको कि यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यानी यहाँ भी माइनस होगा। तो अगर एक नियामक की इसकी बात करें तो -2, 0 हो जाएगा, और दूसरा नियामक हो जाएगा 0, 10/3। अब अगर इसको अगर ग्राफ पर ले जाएं तो ध्यान से समझिएगा, ग्राफ पर अगर इस बिंदु को ले जाएंगे -2/0 को, तो -2, 0 इधर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि x अक्ष के जो है बाएं तरफ जो है, y अक्ष के बाएं तरफ जो है x निगेटिव होता है, माइनस में होता है, यानी -2, 0 हमारा इधर कहीं होगा। ये 10, 3 है, प्लस में है तो ऊपर कहीं ना कहीं होगा, यहाँ होगा, मान लेते हैं 10, 3, और यही जो है इस प्रश्न में दिए गए समीकरण का लाइन होगा, 5x - 3y + 10 = 0। अब इसी त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मूल बिंदु होता है, 0, 0 इसका नियामक होता है। अब यहाँ से यहाँ तक 100% 10/3 ही दूरी हो जाएगा, क्योंकि याद करिए, आप पढ़े हैं क्वेश्चन में, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है, और ये कोटि ही न था मेरा 0, -10/3, 0, -10/3 कोटि था, और ये दूरी यानी भी इसका मतलब हो जाएगा 10/3। ठीक उस तरीके से एक लाइन आप लोग और पढ़े हैं, y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी भुज कहलाता है, यानी यहाँ पर जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भले यहाँ -2 है, लेकिन हम लोग 2 लिखेंगे, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया 10/3, आधार हो गया 2। अगर क्षेत्रफल का बात करें तो 1/2 गुना आधार, आधार मतलब 2, गुना ऊंचाई मतलब 10/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऑप्शन में देखते हैं, 10/3 ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी ऑप्शन नहीं मिला हमें। ठीक है, कोई बात नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10/3। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। विषयनिष्ठ प्रश्न का पहले प्रश्न को देखते हैं। -1, 3 और -5, 7 के बीच का हमको दूरी निकालना है। ये दो बिंदु है, -1, 3 पहले बिंदु का निर्देशांक है, -5, 7 दूसरे बिंदु का निर्देशांक है। इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, दूरी का एक फार्मूला होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो √x2 का मतलब बाद वाला का x नियामक, y2 का मतलब बाद वाला का y नियामक, x1 का मतलब पहले वाले का x नियामक, और y1 का मतलब पहले वाले का y नियामक। ओके, तो x2 की वैल्यू है -5 माइनस x1 की वैल्यू है -1। एक माइनस यहाँ फार्मूला से आया, एक ये 1 अपना माइनस लेकर आ रहा है, मतलब माइनस माइनस +1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। -5 और +1
अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो -4 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। मैंने आपको तुरंत बताया है प्लस में रहे या माइनस में रहे, अगर पावर में सम संख्या होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32। 32 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुना 2। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंदर ही रह जाएगा। दूरी जब भी निकालते हैं तो यूनिट या इकाई लगाना नहीं भूलेंगे, अन्यथा हमारा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, प्रश्न को गलत करार कर दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और ध्यान से समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है y के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी 10 इकाई है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ बिंदु है हमारा 10, y और दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु है 2, -3 और दूसरा बिंदु है 10, y, और इस दोनों के बीच का दूरी, जैसे अभी हम लोग दूरी निकाले हैं ना, यहाँ पहले ही से आपको दूरी निकाल कर दिया है कि दोनों के बीच का दूरी 10 इकाई है। तो ये जो अज्ञात राशि y है इसको हम लोगों को निकालना है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही निकालेंगे, कहीं से कोई फर्क इसमें नहीं आएगा। ध्यान समझेंगे और देखिए। तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर दूरी दे रखा है, हमने यहाँ 10 यूनिट। अभी हमने तुरंत दूरी का फार्मूला पढ़ा है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 10। यूनिट को भी छोड़ देते हैं। रूट जब बराबर के इधर है, जब इसको हम लोग बराबर के उधर पहुंचाएंगे तो उधर जाकर ये स्क्वायर का रूप धारण कर लेता है। ओके, और x2 की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस y2 की वैल्यू y हो जाएगी और y1 की वैल्यू -3। फिर ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला से एक लेकर आ रहा है अपना। चलिए तो अभी इसको ध्यान से देखिएगा, 10 में से 2 घटता है तो 8 होता है, और यहाँ पर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इन 2 इंटू वाई इंटू 3 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है। y का स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ ये 3 दूनी का 6y हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, और 100 इधर है, 8 का स्क्वायर इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में, 8 का स्क्वायर का मतलब 64 होता है। 3 का स्क्वायर इधर प्लस में और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, और 3 का स्क्वायर का मतलब 9 होता है। y स्क्वायर प्लस 6y, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो -64 और -9, 9 4 13 7, y स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएगा कितना 27। तो y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 27 जो है बराबर किधर, अगर इसको हम इधर लाएं तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा कुछ नहीं, मतलब 0। अब ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो आप देखिए इसको, अब यहाँ पर ये जो है गुणनखंड हो गया, यहाँ प्लस है, मिस्टेक से माइनस लिखा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, और इसका अब क्या करना पड़ेगा, हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो 27 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 9 तिहाई के 27 होता है, और 9 और 3 को जोड़ने पर 6 भी हो जाता है, यानी y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यानी इस दोनों में से y अगर हम कॉमन निकालें तो y प्लस 9 बच जाएगा, इस दोनों में से -3 कॉमन निकालें तो y प्लस 9 बच जाएगा। y प्लस 9 दोनों में से कॉमन लेंगे तो y -3 इसमें बचेगा बराबर 0। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा हमारा -9, और यदि y -3 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा हमारा +3। यानी यहाँ पर y बराबर 2 आंसर आया है, हमें y का मान निकालना था, तो y का वैल्यू दोनों पॉसिबल है, -9 या 3, ठीक है। यहाँ ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, -9 भी और 3 भी। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया है। अब बिल्कुल जो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको बना लेंगे, आपसे बन जाएगा। प्रॉब्लम होगा आप क्लास में
पूछ लेंगे। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। 4 बड़ी ही आसान सा प्रश्न है और ये सब्जेक्टिव में कम, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन डाल सकता है। चलिए ध्यान समझिएगा 4 नंबर को। 4 नंबर में कह रहा है मध्य बिंदु निकालने के लिए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। जो हमारा 4 का पहला क्वेश्चन है 2,3, तो x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 5 बाई 2 कॉमा y1 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू -2, तो -2 बाई 2। ओके, अब देखिए 5 और 2 7 बाई 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस यानी -5 बाई 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका खुद से बना लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।